गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे, है ना, सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर वो मैक्सिमा मिनिमा के साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि काइनेमेटिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन के क्या क्या एप्लीकेशन है। मैंने एक और चीज़ बोली थी कि मैं आपको कुछ अलग टाइप के एग्जांपल्स भी कराऊंगा, और वो अलग टाइप के एग्जांपल्स कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर आप लोगों को लगेगा कि ये क्वेश्चंस इतने टफ नहीं है, पर ये क्या होते हैं ऑन द स्पॉट समझ में नहीं आते हैं कभी कभी। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो कि फर्स्ट इफ the radius of a balloon is rising with the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बैलून है जिसकी रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से राइज कर रही है। आपसे पूछा हुआ है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इफ ओरिजिनल रेडियस या इफ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। जब वो स्टार्ट हुआ तो ये है। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने जनरली देखा होगा, मैं आप लोगों को बता भी दूँ, अपने जो बैलून का स्ट्रक्चर होता है पहले देखा होगा बहुत छोटा होता है। तो जब अपन बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो धीरे धीरे उसका जो सरफेस एरिया है, वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि उसके अंदर हवा जाती जाती है। हवा के जाने की वजह से उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है और धीरे धीरे जो उसकी वॉल्स है वो बढ़ती जाती है। तो अपन यही कर रहे हैं कि उसके अंदर हवा भर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज़ कर रही है, और रेडियस के इंक्रीज़ होने की रेट क्या है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है वॉल्यूम में इंक्रीज होने की रेट क्या होगी अगर उस टाइम पे रेडियस 10 सेंटीमीटर थी। मतलब जब आप इसमें हवा भर रहे थे, आपको उस टाइम पे बताना है जिस टाइम पे उसकी जो रेडियस है वो कितनी हो चुकी है, 10 सेंटीमीटर। अब पहले तो देखो, जब इसको सॉल्व करने वाले हैं हमारे को एक चीज़ पता है, बैलून स्ट्रक्चर। बैलून स्ट्रक्चर क्या होता है? स्फेरिकल। तो स्फेयर हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, जिसकी रेडियस हो गई कैपिटल R। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे ये देखना है कि वॉल्यूम में चेंज होने की रेट, तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो किसके रेस्पेक्ट में करूँ। तो ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जब कभी भी अपने को जो इंक्रीज होने की रेट दे रखी होगी ना, वो इंक्रीज होने की रेट किसके रेस्पेक्ट में दे रखी, जैसे यहाँ देखो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब उसने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आपको भी यहाँ पे क्या करना है? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। पर एक चीज का थोड़ा ध्यान में रखना बच्चों, यहाँ पे जब अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो जैसे v जो है वो r का फंक्शन है। v किसका फंक्शन है? r का। और आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन का जो तरीका होगा वो कैसा होगा? वो सबसे पहले याद करो, मैंने आपको बताया था, जब किसी थर्ड क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्चुअल डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय जो भी जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया है। जैसे देखो 4/3 पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट है, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r², ये तो एक्चुअल हो गया। और फिर क्या लिखेंगे? r का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे? dr/dt। ये आ गया हमारा r का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। तो मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यही तो हमारे से पूछा है। और ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास? ये लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। रेडियस में जो चेंज है किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में हमने यहाँ देखा। अब देखो बच्चों, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे dv/dt जो हमें निकालना है वो आया 4πr² इंटू dr/dt। क्या मुझे क्या चीज़ नहीं पता? क्या ये दे रखा है? क्या ये दे रखा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या दे रखा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या ओरिजिनल रेडियस जिस टाइम पे निकालना है दे रखी है क्या? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो dv/dt जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई
10 का स्क्वायर इंटू 2, और वो देखो यूनिट क्या आएगी, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब, और डिवाइड में पर सेकेंड, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 2 200, 200 इंटू 4 800, तो ये आ गया हमारा 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा क्या आया, dv बाय dt। ठीक है, और देखते हैं अपन। मान लो हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि जरूरी नहीं ये वाला हो गया, अब हमारे से बोल दिया कि जैसे ये एक सिलेंडर है, क्या है, एक सिलेंडर, ध्यान से समझना बच्चों, हमारे को क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है उसी के हिसाब से अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर दूं अलग से ताकि आपको एग्जांपल सारे क्लियर रहे। ये एक सिलेंडर है जिसकी इनिशियल रेडियस r और लेंथ हमें दे रखी है l। ठीक है, आपसे बोला हुआ है इफ द रेडियस एंड लेंथ of cylinder is rising with the rate 2 centimeter per second and 4 centimeter per second, find rise in volume if radius is 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर, कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान से समझना बच्चों, क्वेश्चन ने क्या चीज़ बोली हुई है कि अगर कोई एक सिलेंडर है जिसकी जो रेडियस है वो r और l है, ये अपन ने खुद ने मानी है। अगर अपने से बोला हुआ है कि रेडियस और जो लेंथ ऑफ सिलेंडर है वो राइज कर रही है, राइज करने की रेट जो है हमारे को रेडियस की तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखी है और लेंथ की दे रखी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले मुझे ये एक चीज़ बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सर हमारे हिसाब से होता है पाई r स्क्वायर l। अब मुझे वॉल्यूम में चेंज होने की रेट निकालनी, पर ये तो पता हो कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो हमने देखा वापस से सेकंड आ रहा है। इसका मतलब सिंस रेट्स आर गिवन इन फॉर्म ऑफ पर सेकेंड, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो dv बाई dt। अब देखो ध्यान से, पाई तो कांस्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा ध्यान से समझो। पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2r का r स्क्वायर का 2r और क्या लिखेंगे dr अपॉन dt। याद करो जब तीसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, l को एज इट इज लिख दिया, फिर प्लस r स्क्वायर को एज इट इज l का डिफरेंशिएशन dl अपॉन dt। या अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं आप लोगों से कहूं तो इसमें क्या चीज़ नहीं पता है। क्या मुझे ये पता है क्या ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, क्या मुझे ये पता है क्या ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, क्या r मुझे पता है क्या 10 सेंटीमीटर, क्या l मुझे पता है क्या, l पता दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम में चेंज होने की रेट देखो dv अपॉन dt। अब क्या आएगा पाई 2, r की वैल्यू कितनी है तो ये 10 है, dr बाई dt की वैल्यू कितनी है तो dr बाई dt हो गया 2, l की वैल्यू कितनी दे रखी है ये दे रखी है 20, कितनी दे रखी है 20। फिर इसके बाद देखो प्लस ये कितना हो गया r स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर इंटू dl बाई dt कितना 4। तो यहाँ देखो बच्चों क्या आया पाई 20, ये 10 हो गया 200 इंटू 4 400 प्लस 200 इंटू 4 800 होगा यहाँ पे, है ना। और ये कितना आ गया 400, वापस से आंसर क्या आया 1200 पाई। और आंसर किस में लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये तरीका हो गया बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये ध्यान में रहे कि जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे।
और इसमें क्वेश्चन के थ्रू ही आइडेंटिफाई होगा कि हमारे को डिफरेंशिएट करना है तो किसके रेस्पेक्ट में करना है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो एक स्पेशल क्वेश्चन कराता हूँ। मान लो अपने से बोल दिया जाए, ये इंफॉर्मेशन भी है इसलिए ध्यान में रखना, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल is constant, find the value, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या दे रखी, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया कितना पॉसिबल है। अब थोड़ा बच्चों इसको समझना ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है। पहले तो मुझे ये बताओ, अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया जिसकी लेंथ मैंने मान ली कितनी x, विड्थ कितनी मान ली y। तो मुझे बताओ मेरे हिसाब से पेरीमीटर कितना होना चाहिए। तो पेरीमीटर हमारे को पता है, पेरीमीटर होगा x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, या आप ऐसे कह सकते हैं 2x प्लस 2y। वो k दे रखा है तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, k/2। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आया। और हमें ये बोला हुआ है एरिया मैक्सिमम, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब मुझे इसको मैक्सिमम करना है, पर हमारे को सर ने बोला था कि जब मैक्सिमा मिनिमा अप्लाई करते हो ना तो डिफरेंशिएशन में वेरिएबल जो हो वो एक ही होना चाहिए। यहाँ हमने देखा x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है। तो क्या करें, तो हमने क्या करा, y की वैल्यू उठाई और इसमें पुट कर दी, क्या आ गया k/2 माइनस एक्स। ये पुट करने से क्या हुआ, देखो k/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये a की वैल्यू आई। अब ये a की वेरिएबल का फंक्शन बन गया ना। अब डिफरेंशिएट करो, क्या करेंगे, पहला मैक्सिमम करने के लिए dA/dx जीरो करते थे तो k/2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई थी, तो ये आ गई x की वैल्यू k/4। अब ये x की वैल्यू k/4 आ गई। अब याद करो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो केवल मिनिमम वैल्यू निकलती है, मैक्सिमम इनफाइनाइट। और अगर अपने से बोला जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो केवल मैक्सिमम वैल्यू निकलती है, मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे ये जो k/4 है उस पर क्या निकलेगी, मिनिमम वैल्यू। तो देखो x की वैल्यू ये आई तो k/4 प्लस वाई इज इक्वल टू k/2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, वो भी k/4 आई। तो यहाँ से क्या पता लगा, एरिया आया k/4 इंटू k/4 यानी k²/16। वो तो ठीक है, पर क्या चीज़ समझ में आई, चीज़ ये समझ में आई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमम when it become स्क्वायर। क्या बन जाएगा वो, स्क्वायर। क्योंकि हमने देखा जब यहाँ पे साइड्स की वैल्यू निकाली तो दोनों साइड की वैल्यू इक्वल आई। तो यहाँ अपन ऐसे कह सकते हैं कि जब दोनों साइड्स की वैल्यू इक्वल होगी तब ये सारी चीज होगी, है ना। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट वो है इंट्रीगेशन। नेक्स्ट अपना जो है वो क्या है, इंट्रीगेशन। देखो बच्चों, इंट्रीगेशन बहुत ही इजी है। इंट्रीगेशन के अंदर बिल्कुल भी ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली आप सभी को। तो इंट्रीगेशन के अंदर बिल्कुल भी टेंशन नहीं आना है। जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो सभी इंट्रीगेशन अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब देखो, इंट्रीगेशन को मैं बेसिक मीनिंग बताता हूँ। पहले तो इंट्रीगेशन होता क्या है। जैसे आप लोगों से कभी पूछा जाए कि मान लो मुझे एक वॉल बनानी है, वॉल मतलब दीवार, है ना। तो एक कोई दीवार बनानी, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि उसको दीवार को डायरेक्ट कोई सी भी दूसरे के यहाँ से दीवार ला के खड़े कर देते हो, नहीं। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर रहते हैं और उसके ऊपर क्या होती है, छोटी छोटी ब्रिक्स को अरेंज करते हैं, सीमेंट के थ्रू उसको चिपका दिया जाता है। तो आपने देखा होगा जो सीमेंट होता है वो लगाने से क्या होता रहता है, धीरे धीरे वो सारी चीज़ अरेंज होती रहती है ना। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अपन ने छोटी छोटी ब्रिक्स का यूज़ किया, किसका यूज़ किया, छोटी छोटी ब्रिक्स का यूज़ किया और फिर क्या बना दिया, एक बड़ी ज्योमेट्री। ठीक है। या एक और चीज़ में आप लोगों के पास देखो एग्जांपल एक और है।
आप लोग ध्यान से समझना। जैसे मेरे पास ये एल्यूमिनियम का फॉइल है, क्या है, एल्यूमिनियम का फॉइल। ध्यान से समझना बच्चों, मैं ये समझाने के लिए स्पेशली आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। देखो ये दिख रहा है ना सभी बच्चों को, ये क्या है, ज्योमेट्री कैसी है ये एक सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री है। भले ही देखो सिलेंडर की थिकनेस बहुत कम है, पर एक तो सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री है ना। ये सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री में क्या चीज़ है, अगर आप देखो तो सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री नहीं, ये तो एक शीट है, और उस शीट को कैसे रखा हुआ है आपने, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। कैसे, उसको फोल्ड किया हुआ है ऐसे, जिसकी वजह से हमारे को क्या दिख पा रहा है, एक सिलेंडर। तो हमने देखा किसी भी ज्योमेट्री को क्रिएट करने के लिए, किसी भी ज्योमेट्री को क्रिएट करने के लिए हमारे को एक छोटी ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ती है, जो क्या करती है, फाइनली उस ज्योमेट्री को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करती है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। जैसे मैं जब कभी भी इंटीग्रेशन, अब देखो एक चीज़ क्या होती है, जब हम छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करके कोई बड़ी ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे, किसी भी छोटे छोटे पार्ट को ऐड करके अगर हम कोई बड़ी ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे, तो उन सभी छोटे पार्ट्स का जो सम होगा वो किसके थ्रू निकाला जाएगा, इंटीग्रेशन के। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर समेशन भी तो वही होता है। देखो बच्चों, समेशन और इंटीग्रेशन में फ़र्क है। ये वही फ़र्क है जैसा सब्ट्रैक्शन और डिफरेंशिएशन में था। सब्ट्रैक्शन में क्या था, व्हेन द चेंज इज लार्ज वी यूज सब्ट्रैक्शन, व्हेन द चेंज इज वेरी स्मॉल वी यूज डिफरेंशिएशन। ऐसे ही क्या होता है, समेशन में जब चेंज, या यूँ समझ लो जो ज्योमेट्री होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, या उनके बीच का जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है, तब तो समेशन यूज़ किया जाता है। बट जब उन दोनों के बीच का गैप जो होता है वो बहुत कम होता है, तो उसमें किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन की बेसिकली डेफिनेशन क्या कह सकते हो, वेन एवर वी हैव टू क्रिएट ए लार्ज ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ वेरी स्मॉल ज्योमेट्री, देन द सम ऑफ ऑल स्मॉल ज्योमेट्रीज कैन बी कैलकुलेटेड बाय विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो, ये तो चलो समेशन का समझ में आ गया। दूसरा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब ये हो गया जोड़ना, पर हर छोटे पार्ट को जोड़ना। तो अपन पहले इंटीग्रेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है इंटीग्रेशन की, डेफिनेशन इज whenever a large geometry is created with the help of small geometries, then the sum of small geometries is called as integration, या फिर whenever area of a non-uniform geometry, ये ऐड करने का मतलब क्या हुआ, एरिया निकालना। तो नॉन यूनिफॉर्म ज्योमेट्री इज टू कैलकुलेटेड, देन वी यूज इंटीग्रेशन। हम किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का। तो दोनों चीज़ें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन बेसिकली कोई सी भी छोटी ज्योमेट्री की हेल्प से बड़ी ज्योमेट्री को क्रिएट करना, तो वो छोटी ज्योमेट्रीज का जो सम होता है वही इंटीग्रेशन। या फिर कोई भी नॉन यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म ज्योमेट्री का तो अपने को एरिया पता होता है, अपन उसको भी इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। पर एक और चीज़, जब अपने को इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म ज्योमेट्री का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। अब देखो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन पहले तो मैं आपको बता दूं समेशन का क्या होता है। तो समेशन में क्या होता है, ये ऐसे डिनोट किया जाता है कि xi ai ऐसे कुछ रहता है ना, वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to n, है ना। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन को ऐसे डिनोट किया जाता है बच्चों। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल fx dx, है ना। ये तो क्या होता है, सिंबल, इंटीग्रेशन सिंबल, है ना। ये क्या है, फंक्शन ऑफ विच इंटीग्रेशन
इज टू कैलकुलेट, ये वो है जिसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। और dx की सबसे अपनी खास इंपॉर्टेंस है। dx की इंपॉर्टेंस क्या है? इट इम्प्लाइज बाय विच या implies integration is done with respect to x, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। without it it does not have any significance, ये ध्यान में रखना बच्चों, मतलब इसके बिना इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अगर मेरे से कभी पूछा जाए ना, कि कभी भी यूँ पूछ लिया जाए कि बताओ ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, तो ये लिख सकते हो आप मीनिंगलेस। रीज़न हमें यही नहीं पता कि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ये तो सिंबल हो गया इंटीग्रेशन का, एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स वो होता है जिसका इंटीग्रेशन करना है, और dx क्या होता है? जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। यहां तक क्लियर है? चलो अब देखो इंटीग्रेशन के टाइप। इंटीग्रेशन के टाइप क्या होते हैं? पहला इंटीग्रेशन के टाइप होते हैं फर्स्ट इंडेफिनेट, है ना। अब इंडेफिनेट में क्या होता है, ये चीज ध्यान में रखना, व्हेन द लोअर and higher limits are unknown, and after integration a constant is used, that integration is indefinite, मतलब अगर मुझे यूँ बोला हुआ है कि एफ डैश एक्स डी एक्स क्या है, एफ डैश एक्स डी एक्स, मान लो कोई एक फंक्शन है एफ डैश एक्स, या आप ऐसे समझ लो कि एफ एक्स है, उसका इंटीग्रेशन है जी एक्स। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, इसे बोलते हैं अपन लोअर लिमिट और हायर लिमिट। लोअर लिमिट, और ये जो होती है यहाँ पे हायर लिमिट। जब ये क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखी और इंटीग्रेशन में हम एक कांस्टेंट का यूज़ करें, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट। इसका कारण मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब मैं आप लोगों को रूल पढ़ाऊंगा ना, तब इसमें कारण समझ में आ जाएगा कि कांस्टेंट का यूज़ क्यों करते हैं। तो पहचान कैसे होगी? यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हो, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हो, तो समझ जाना इनडेफिनेट है। और कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब लोअर और हायर लिमिट पता है, तो उसे क्या बोल देंगे? डेफिनेट। क्या बोलेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन। वो इनडेफिनेट था, ये डेफिनेट है, तो डेफिनेट की डेफिनेशन सेम क्या होगी? व्हेन लोअर एंड हायर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर नॉन एंड नो यूज ऑफ कांस्टेंट in integration, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बोल दिया x1 से लेके x2, तो अब अपने को पता है, मान लो इसका इंटीग्रेशन आया gx, तो अब इसमें क्या होगा? लिमिट पुट करनी रहेगी। वो लिमिट कैसे पुट करते हैं, जब अपन डेफिनेट देखेंगे तो वो समझ में आएगा। पर एक तो यहाँ पे नो कांस्टेंट, और देखो ये हायर लिमिट है ना, और ये क्या हो गया? लोअर लिमिट। तो दोनों हमारे को हायर और लोअर लिमिट दोनों पता है, इसका मतलब उसे तो बोला जाएगा डेफिनेट। और अगर हायर और लोअर लिमिट अपने को नहीं पता, तो उसे क्या बोला जाएगा? इनडेफिनेट, है ना। अब देखो अपन रूल्स देखते हैं बच्चों। रूल नंबर 1 है ना, तो रूल नंबर 1 में क्या है? जैसे वहां अपन ने देखा था पहला, यहाँ पे देखो बच्चों, अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला पता है ना, तो इंटीग्रेशन के तो बहुत इजी है। इंटीग्रेशन में तो इतने तरीके भी नहीं जितना उसमें था। इसमें दो ही चीज़ है, एक तो इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूला और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूला आप सभी को आएगा,
कैसे आएगा देखो। रूल नंबर 1 क्या है कि अगर मुझसे बोला जाए x की पावर n, पहले तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना बच्चों, अपन पहले पढ़ेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? इंडेफिनेट। और इंडेफिनेट के फॉर्मूला ही यूज होंगे किसमें? डेफिनेट के अंदर। तो पहले तो अपन इंडेफिनेट सीखते हैं कैसे। मान लो रूल नंबर 1 में मुझे ये बोल दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx निकालो। क्या बोला? x की पावर n dx। तो क्या होता है इंटीग्रेशन में? x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। या फिर मुझे ये दे दिया x की पावर -n dx दे रखा है, तो x की पावर -n+1 अपॉन -n+1 प्लस c, ये लिख देना है। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में मान लो मुझसे पूछा जाए x² dx क्या होगा, तो कुछ नहीं, x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस c। आंसर क्या है? x³ प्लस c। ऐसे ध्यान में रखना, अगर आप लोगों को क्रॉस चेक करना है अपना आंसर तो कैसे चेक करोगे? अगर इसका डिफरेंशिएशन करो और ये आ जाए तो आपका आंसर सही है। x², देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x² अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आया? x², है ना। अगर मैं कहूँ इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2/3 dx, क्या आया? x की पावर -2/3 प्लस 1 -2/3 प्लस 1, क्या आया? x की पावर 1/3 अपॉन 1/3 प्लस c। तो ये लगाना है। अब ये कारण इसके पीछे क्या है कि ये c क्यों लगा रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो बच्चों, मैं आपसे कहूँ कि इसका डिफरेंशिएशन करने से ये ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है, मतलब इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करने से ये आ रहा है तो मुझे बताओ x³ 3 + 3 का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा? तो डिफरेंशिएशन तो सर x² ही होगा। x³ 3 + 10 का क्या होगा? तो ये भी x² होगा। तो पता कैसे लगेगा ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है? ये वाला है कि ये वाला है? इसलिए अपन क्या कर रहे हैं? एक कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं। उस कांस्टेंट में जो भी उसके साथ जो कांस्टेंट आ रहा है वो हमारे को पता लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपने को क्या चीज पता है? एज वी डोंट नो विच इज द ओरिजिनल फंक्शन, दैट्स वाई वी यूज कांस्टेंट। किस लिए क्या कर रहे हैं हम? कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो मुझसे पूछ लिया जाए x की पावर या 1/x³ dx, तो क्या करोगे? पहले x की पावर -3 dx ऐसे लिखोगे, क्या आएगा? x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस c। आंसर क्या आया बच्चों? x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। आंसर आ चुका है। अब वो x की पावर -2 को नीचे ले जाके आप लिख सकते हो, है ना। तो सेम वो का वही है, रिजल्ट कुछ अलग नहीं है। तो सभी बच्चे ये नोट करें, व्हाट्सएप के थ्रू मुझे रिप्लाई कर दें कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका है। कल अपन होमवर्क डिस्कस करेंगे बच्चों।